गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय गुड़ा में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो श्रृंखला आपके लिए बनाई जा रही है उस में जो आज का जो वीडियो है वो बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य विषय को चुना है। अंग्रेजी साहित्य में फर्स्ट पेपर के जो पोएम जिसमें आज हम जिसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है या टाइटल है टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस और लिखा है इसको एंड्रयू मार्वेल ने। यानी कि वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द टॉपिक ऑफ पोएम एंटाइटल्ड टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस। वी आर गोइंग टू डू इट्स क्रिटिकल एप्रिसिएशन एंड दिस पोएम was composed by एंड्रयू मार्वेल। अब हम आते हैं एंड्रयू मार्वेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना जरूरी है कि एंड्रयू मार्वेल का जन्म 1621 में हुआ और डेथ हुई 1678 में। और जैसा कि एक्सप्लेनेशन में भी मैंने बताया कि वो एक बहुत ही नामचीन या प्रसिद्ध मेटाफिजिकल कवि माना जाता है। इसके साथ साथ वो एक सेटरिस्ट, व्यंगकार, पार्लियामेंट्री संसद सदस्य भी रहा एंड बहुत ही ज्यादा अपने लिरिक्स के लिए जाना जाता है, गीतों के लिए जाना जाता है, जिसमें उसने अपनी प्रतिभा का जबरदस्त चार्म और ग्रेस के साथ प्रदर्शन किया है या डिस्प्ले किया है। और मेटाफिजिकल क्योंकि एक अपने आप में कैटेगरी है जिसमें जॉन डन जैसे प्रसिद्ध कवि शामिल है, तो इसको जोड़ा जाता है जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट से। और क्योंकि जैसा इसका जीवन काल है तो उसी दौरान इसकी मुलाकात जॉन मिल्टन से भी हुई, तो कलीग और फ्रेंड था ये जॉन मिल्टन का। इसकी जो पोएम्स की जो टोन है वो बहुत ही ब्राइट, ह्यूमरस, टॉलरेंट, सिविलाइज्ड, मतलब सभ्यता की से बात करता है, असभ्य तरीके से नहीं करता। अब आते हैं इस पोएम के बारे में। एंड्रयू मार्वेल की जो पोएम है जिसका शीर्षक है टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, ये एक्चुअली एक कार्पे डियम पोएम मानी जाती है। कार्पे डियम एक वो फ्रेज है जिसको पहली बार होरेस, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध लैटिन कवि हुआ है, उसने इस्तेमाल किया था। इसका मतलब होता है सीज द अपॉर्चुनिटी, प्लक द डे, मतलब जब आपके पास अवसर है तो उस अवसर का आपको तुरंत फायदा उठा लेना चाहिए। और ये पोएम भी उसी थीम पर आधारित है कि जब आपके पास समय है तब आपको वो काम कर लेना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब इसमें जो वक्ता है, जो नरेटर है इस पोएम का, उसको हम मान लेते हैं कवि खुद मार्वेल ही वक्ता है। और वो इसमें एक अपनी प्रेमिका को कन्विंस यानी विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो दूसरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप कायम करें जब वो दोनों युवा और सुंदर हैं, बाद में अन्यथा उनको पछताना पड़ेगा। यानी कि वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। कन्विंस क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रेमिका एग्री नहीं है। तो इस पोएम में जो स्ट्रक्चर अपनाई गई है, जो फॉर्म है, उसको हम सिलोगिज्म कहते हैं। सिलोगिज्म एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें कवि जो है तीन चीजों को केंद्र में रखकर पोएम लिखता है। पहले कहता है इफ, यदि ये होता तो वो करते, वो फलां इस प्रकार की। दूसरा बट का मतलब हकीकत ये है, यानी वो चीज नहीं है, हकीकत ये है। और देयरफॉर इसलिए अब ऐसा कर लेना चाहिए। तो इस पोएम के भी तीन भाग हैं जो इफ, बट और देयरफॉर से शुरू होते हैं। इस पोएम में जो स्पीकर ने जो अपने तर्क रखे हैं अपनी प्रेमिका के सामने कि उसको रिलैक्स करने के लिए, और जो उसका प्यूरिटन एटीट्यूड है जो कि बिल्कुल कन्विंस नहीं है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, उसको मनाने के लिए है। वो चाहता है कि उसके तर्क सुनकर उसकी प्रेमिका अपनी जो अनिच्छा है उसको इच्छा में परिवर्तित करे और उसको फिजिकल रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए फिर अपनी अनुमति दे। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो पोएम की जो थीम है, विषय वस्तु है, वो कार्पे डियम है, यानी सीज द अपॉर्चुनिटी। पोएम के तीन भाग है जैसा कि होता है। फर्स्ट पार्ट में जो कि डिवोटेड समर्पित है किसको?
प्रॉब्लम ऑफ द स्पीकर, जो कैसे उस प्रॉब्लम को देखता है, क्या अपने प्रेमिका की फ्लैटरी किस प्रकार करता है, वो चीज पहले पार्ट में है। दूसरा और तीसरे पार्ट में जो स्पीकर है इस चीज को पर जोर देता है कि जो उसका जो मुद्दा है वो बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अपने प्रेमिका से चाहता है कि वो उसके साथ उसकी बात को माने और उसके अनुसार एक्शन करे। तो अब हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन में कवि के बारे में हो गया, पोएम के बारे में हो गया। अब पोएम में क्या है वो देखिए। तो हम कहते हैं टू हिज कोई मिस्ट्रेस इज ए लव पोएम, एक लव पोएम है। इसमें क्या, इट सेलिब्रेट गुणगान करना, किसका, ब्यूटी का, यूथ का, सेक्सुअल प्लेजर, सब चीजों को का अच्छी तरह से गुणगान किया गया है। लेकिन जो स्पीकर है इस पोएम का, उसके दिमाग में इन सब चीजों के होने के बावजूद मोर्टिलिटी, नश्वरता छाई हुई है, वो मंडरा रही है, घूम रही है उसके दिमाग में। वो इसके साथ साथ जो उसके लस्टफुल है, मतलब डिजायर टू हैव सेक्स, वो जो है उसको भी उसने पूर्ण स्थान दिया है या बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, कि जिसमें वो व्यक्ति या प्रेमी जो है वो एंटाइस यानी उसको राजी करना, मना लेना, अपने प्रेमी का जो कि वर्जिन है, बिल्कुल कुंवारी प्रेमिका है, उसको मनाने की कोशिश करता है जिससे कि वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सके। पोएम जो है मेटाफिजिकल स्टाइल में लिखी गई है, और इस मेटाफिजिकल स्टाइल में जो क्वाइनेस यानी शर्मिलापन, क्वाइनेस जो कि बहुत ही अच्छा गुण माना जाता है लड़की के लिए, इसमें कवि इस प्रकार प्रस्तुत करता है। ये तो उन प्रेमियों के लिए है शर्मिलापन जिनके पास बहुत सारा समय होता है, खूब समय ही समय होता है, लेकिन कवि के पास जो समय नहीं है, इसलिए उस शर्मिलापन को डिसरिगार्ड यानी कि कोई इज्जत नहीं देता, कोई अच्छी बात नहीं मानता। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो पेट्रार्कन स्टाइल में जो पोएम लिखी जाती थी जिसमें शर्माना बहुत अच्छा क्वालिटी मानी जाती थी, अच्छा माना जाता था, उसका बिल्कुल रिवर्स, विपरीत चीज को कवि ने हाईलाइट किया है, अच्छा बताया है। इस सारी पोएम में तीन चीजें डेवलपमेंट होती है। पहली चीज ये है, द लवर टेलिंग द बिलव्ड व्हाट ही वुड डू इफ दे हैड वर्ल्ड एनफ एंड टाइम। मानी पहली तो वो ये इफ वाली, कि अगर उनके पास खूब सारा समय और स्पेस होता तो वो क्या करता। फर्स्ट ये है इफ वाली बात। दूसरा जो है, देन थिंकिंग ऑफ द स्टर्म रियलिटी, तो सख्त कटु सत्य है उसको बताते हैं। टाइम्स विंड चैरियट हरिंग नियर, वो उसको हकीकत है कि समय का रथ का जो पहिया बहुत तेज गति से चल रहा है, यानी समय बहुत तेज गति से बीत रहा है। और तीसरा है, फाइनली वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, प्रेमी और प्रेमिका को अपने इस समय को ही, अपनी एनर्जी को भी, अपने प्रेजेंट मोमेंट को, पैशन को एंजॉय करने के लिए यूज करना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रेमी ये तर्क देता है कि जो उसका जो प्रेम है उसका इंस्टेंट तुरंत संतुष्टि मिलनी चाहिए, और उसकी जो लस्ट को भी संतुष्टि मिलनी चाहिए, और तीन जो स्टेप है कह सकते हैं हम, उसमें वो प्रस्तुत इस बात को करता है। अब डिटेल में पहले सेक्शन में द लवर टेक्स अप द सपोजिशन, कल्पना करता है ऑफ अनरियलिटी फॉर द सेक ऑफ द अपरेंटली शाई बिलव्ड, जो प्रेमिका शर्मा रही है उसकी बात को समझाने के लिए या उसको मनाने के लिए वो एक काल्पनिक चीज की पर कल्पना करता है। सपोजिशन इज कंडीशनल, और ये काल्पनिक चीज क्या है, ये इसमें शर्त लगी हुई है, क्या है, what they might do if they had enough time and space, उनके पास कुछ समय और स्थान होता तो वो क्या करते। then वो खुद ही बताता है, he could bear her undue shyness without any trouble, तो इसको जो शर्माना है उसको सहन कर सकता था बिना किसी कष्ट के। वो और उसकी प्रेमिका दूर दूर तक घूमने जा सकते थे, प्रेमिका गंगा नदी के किनारे जाती, रूबी प्राप्त करती, ढूंढती, वो हम्बर नदी के किनारे शिकायत भरे गीत गाता रहता, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि समय बहुत होता। और वो उसको कहता है कि मैं अपना प्रेम से 10 साल पहले, कयामत आने से 10 साल पहले शुरू करता।
she would very well refuse his love till the day of judgment. यानी कि प्रलय के दिन तक वो चाहती तो उसकी प्रेमिका उसको मना भी कर सकती थी. By that time, his love would have grown vaster than empires. देखिए इसमें vegetable love word use किया है कवि ने. vegetable जिस प्रकार हमारे साग सब्जी जो है धीरे धीरे ग्रो करती है, उसी बार धीरे धीरे उसका प्रेम भी बढ़ता रहता और इतना विशाल हो जाता इतना कि बड़े बड़े साम्राज्य उनसे ज्यादा बड़ा हो जाता. Then he would have spent from hundreds of years to an age at least to praise each part of the body of the beloved. फिर वो उस दौरान एक एक सौ साल एक एक प्रेमिका के एक पार्ट की बॉडी के पार्ट की प्रशंसा में लगाता, कई समय तो एक एक युग लगाता. यानी कि अगर उनके पास समय होता तो वो क्या करता. तो सेकंड सेक्शन जैसे होता है रियलिटी द लवर रिजेक्ट्स द सपोजिशन, उस काल्पनिक चीज को रिजेक्ट कर देता है. ही कम्स फेस टू फेस विद द हॉरिफाइंग रियलिटी ऑफ ह्यूमन सिचुएशन, जो हमारी डरावनी वास्तविकता है उसके सामने आता है, उसके सामने. He is aware of the reality of time which engulfs, निगल जाता है everything. उसको पता है कि समय सब कुछ निकल जाता है, किसी ब्यूटी को भी, यूथ को भी, वर्जिनिटी को भी, ऑनर को भी और लव्स इटसेल्फ और प्रेम को भी निकल जाता है. दिस इज द रियलिटी. यानी समय बहुत ही बलवान है. अब थर्ड सेक्शन में जैसा कि ना देयरफॉर वाली बात, यानी इसलिए द लवर रिमाइंड्स हिज बिलोव्ड दैट द टाइम इज पासिंग फास्ट. सो बहुत तेज गति से बीत रहा है. And soon they have to face the desert of vastity. मर जाएंगे और अनंत काल तक उस रेगिस्तान में पड़े रहेंगे जहाँ कुछ नहीं होता. उस सेंस में जहाँ प्रेम नहीं कर सकते. The horrifying reality of human situation inspires the lover to be more flushed. और चौकन्ने हो जाएंगे. He resolves that because of the gravity of human situation, ये मानव की सिचुएशन गंभीरता को देखते हुए they must love now. When they have the vitality to energy है प्रेम करने की, sex in life करने की, तभी उनको ये कर लेना चाहिए. That is the only way to conquer the impersonal force of time in the context of human life. तभी हम समय को जीत सकते हैं, अन्यथा नहीं जीत सकते. ये जो 3 सेक्शन है ये कवि की डेवलपमेंट ऑफ थॉट. अब इस पोएम के जो हम, क्योंकि हमें समीक्षा करनी है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन करते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट बनते हैं देखिए आप. पहली बात कहते हैं हम कि जो पोएम है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, इसमें एक वक्ता होता है, बाकी श्रोता होता है. श्रोता एक भी हो सकता है और नहीं भी. यहाँ पर एक वक्ता है, वो वक्ता है कवि और श्रोता है उसकी प्रेमिका. तो देखिए क्या है इसमें. द पोएम इज एन एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन ऑफ मार्वलस यूज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. शानदार प्रदर्शन यानी व्याख्या करता है उसकी टैलेंट का, उसकी प्रतिभा का, मार्वल की, कि किस प्रकार ड्रामेटिक मोनोलॉग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है. द स्पीकर इज ऑब्वियसली स्पष्ट, द लवर इन द पोएम प्रेमी है, लिसनर इज द शाई बिलव्ड, तो शर्मिली प्रेमिका है. द ड्रामेटिक एलिमेंट ऑफ एलिजाबेथन वर्स इज दस पुट टू गुड मेटाफिजिकल यूज इन द पोएम. यानी जो ड्रामेटिक प्रसिद्ध था एलिजाबेथ काल ड्रामा के लिए, उसका सही इस्तेमाल किया, शानदार इस्तेमाल किया अपनी इस कविता में मेटाफिजिकल चीज को दिखाने के लिए. However, the poem does not have the psychological interest and insight which are so characteristics of Browning monologues. Browning तो क्या होता था कि अपने कैरेक्टर की आत्मा को खोलकर रीडर के सामने रखता, तो वो साइकोलॉजिकल इंसाइट इसमें मिसिंग है. और तो एक ही मुद्दे पर स्पीकर ने कंसंट्रेट कर रखा है. दूसरा पॉइंट है ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता. जो पोएट जो है डज नॉट रिपीट द ट्राइट थीम ऑफ एंजॉय टुडे. जो ये बासी छड़ीगली जो थीम है विषय वस्तु कि आज एंजॉय करो, उसको रिपीट नहीं करता. ही गिव्स द ट्रेडिशनल थीम इन न्यू एस्पेक्ट, नया पहलू उसको प्रदान करता है. द पेट्रार्कन strain of fantastic praise of the beauty of the beloved ultimately takes an anti-Petrarchan turn in the poem. पेट्रार्कन का मतलब प्रेमिका की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, हाइपरबोल में करना, वो करता भी है, लेकिन आखिर में उसको बताता है कि वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा. ये एंटी पेट्रार्कन टर्न ले लेता है. तीसरा देखिए सिलोगिस्टिक स्ट्रक्चर. द पोएम जैसे होता है 3 चीजें होती हैं, इफ, बट और देयरफॉर. तो देखिए कवि शुरुआत में ऐसे ही करता. द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज नोन एज ए सिलोगिज्म. सिलोगिज्म स्ट्रक्चर में लिखी हुई है.
A syllogism means an argument developed in a strictly logical form and leading to a definite conclusion. धीरे धीरे वो डेवलप होता है और एक निश्चित कंक्लूजन की ओर जाता है. Syllogistic argument consists of these stages and each stage begins with 3 words. और each 3 स्टेज होती है और तीनों में एक एक वर्ड से शुरू होता है. किससे पहला वर्ड if में होती है पहली स्टेज, दूसरी but में और तीसरी therefore. In this poem we find 3 clearly marked sections. बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है ये तीनों सेक्शन. The first section begins with if had we but world enough in time. आपको head से शुरू होता है. head जो है जब if को हटाते हैं तो head पहले ले आते हैं. बाकी एक होता है if you had enough time. ऐसे होता है अगर ये if से शुरू करें तो. The first word of this sentence had conveys the sense of if and the sentences mean if we had enough space and time at our disposal. अगर हमारे पास बहुत सारा समय और स्थान होता तो. The second section of the poem begins with but at my back I always hear. but का मैंने आपको बताया कि but का मतलब होता है वास्तविकता, हकीकत ये है. And the third section begins with therefore. इसलिए निष्कर्ष निकालता है. And now therefore while the youthful, ये तीसरा सेक्शन शुरू होता है. Thus the poem states a condition in the first section. First part में condition है. In the second section the reasons why this condition cannot be fulfilled have been given. वो ये कारण बताया गया कि किस प्रकार वो कंडीशन पूरी नहीं हो सकती. And finally the arguments end in a conclusion. और इस प्रकार argument निष्कर्ष पर पहुंचता है. The conclusion of the poem is that the lover should lose no time in enjoying the pleasure of love. प्रेमी को जरा सा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए अपना सेक्सुअल प्लेजर लेने के लिए, से मना करने के लिए. The conclusion that Marvell draws in this poem justifies the carpe diem theme. Like the day enjoyed at present, and that one should seize the opportunity when offered without losing the present. वर्तमान को खोए बिना जब आपको मौका मिलता है तो आपको उसका फायदा ले लेना चाहिए, अवसर का उठा लेना चाहिए. अगला पॉइंट है मेटाफिजिकल कंसीट्स एंड विट. The poem abounds in, filled with, भरी पड़ी है किससे, abounds in a number of fine concrete pictures. ठोस तस्वीरें हमारे सामने आती है. in a series of metaphysical conceits, और metaphysical conceits भी है. Marvell first gives us a fantastic picture. एक शानदार तस्वीर हमारे सामने पेश करता है Marvell. If the lover had enough time and space at their disposal, they would be able to wander as far as apart as the Indian Ganges and the English Humber. देखिए इसमें जो कवि है वो क्लियर कहता है कि अगर उनके पास समय होता तो वो चाहते थे इंडिया में जाकर गंगा नदी के किनारे घूमती और वो इंग्लैंड के नॉर्थ इंडिया में जो स्थित है हम्बर नदी पर घूमता. नेक्स्ट द मेटाफिजिकल विट इज फाउंड इन द फॉलोइंग लाइन्स. द लवर वुड लव हिज मिस्ट्रेस फ्रॉम ए टाइम 10 years बिफोर द ग्रेट फ्लड. ग्रेट फ्लड वन प्रलय आने से 10 साल पहले अपनी प्रेमिका से प्रेम करना शुरू करता है. would spend hundreds and thousands of years in admiring and adoring the different parts of her body. और अपनी प्रेमिका के एक पार्ट की प्रशंसा करने में 100 साल लगाता, किसी को युग लगाता. इस प्रकार वो करता है. The passing of time's winged chariot hurrying and coming closer to overtake the lover's presence and image of a vehicle before our mind's eyes. जैसे समय बहुत तेज गति से भाग कर आ रहा है पीछे, जल्दी ओवरटेक कर देगा, नहीं हमारा समय जल्दी समाप्त हो जाएगा. By using a metaphor, the poet has turned an abstract of idea of passing time into vivid picture. कि जो समय जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जो भाववाचक है, उसको कवि ने इस ढंग से प्रस्तुत किया कि हमें लगता है जैसे समय बिल्कुल ठोस चीज है. Another metaphysical conceit is presented in the picture of the women lying in the grave. देखिए मेटाफिजिकल पिक्चर जिसमें जो औरत है, लड़की है, मरने के बाद अपनी कब्र में लेटी हुई है. Where the worms will consume her long reserve, जहाँ पर उसकी virginity कुमारी को कीड़े खा रहे हैं. Thus the worms are shown to have the power of seducing a woman. इस प्रकार दिखाया वर्म को कि कीड़ों को एक औरत को का दिल जीतने की, उनकी seduce करने में उनको
साथ रिलेशन बनाने की ताकत होती है कीड़ों में। इन द लास्ट लाइन द पोएट स्पीक्स ऑफ रोलिंग ऑल देयर स्ट्रेंथ इनटू वन बॉल, क्योंकि तो सारी स्ट्रेंथ एक रोल कर लो उसमें, मतलब इकट्ठा कर लो। एंजॉयिंग देयर प्लेजर विद रफ स्ट्राइक, जो संघर्ष है जिसमें बहुत रफ काम करना पड़ेगा उसके साथ एंजॉय करें। थ्रू द आयरन गेट ऑफ लाइफ, जीवन के आयरन गेट के बंधनों से के अंदर अंदर। दिस इज श्योरली ए फाइन एग्जांपल ऑफ मेटाफोरिकल विट which enriches the poem, जो कि कविता को और ज्यादा एनरिच करता है, अच्छी बड़ी बनाता है। कविता लेट अस रोल ऑल आवर स्ट्रेंथ, जैसे कोई चीज को हमें फेंकना हो तो रोल कर लो, और मजबूत कर लो उसको। एंड ऑल आवर स्वीटनेस अप इनटू वन बॉल, एक बॉल से बना लो। टीयर वन स्नैच, छीनना आवर प्लेजर्स विद रफ स्ट्राइप थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, जीवन के आयरन गेट से हमें अपने संघर्ष को, अपने आनंद को प्राप्त करना है। यद्यपि जीवन इस प्रकार परिस्थितियों में है कि हम उससे बच नहीं सकते, जो चाहे वैसा नहीं कर सकते। अब इसका कंक्लूजन देखिए, निष्कर्ष पोएम का। क्योंकि कहता है इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन, या पहले जिक्र कर दिया गया है इस चीज का, दैट द पोएट बिल्ड्स ए फाइन केस इन द पोएम, कवि एक प्रकार का मुकदमा लड़ रहा है इस पोएम में। In fact, the entire poem is characterized by metaphysical wit, वही मेटाफिजिकल विट, इंटेलिजेंस, बुद्धि का इस्तेमाल किया है कवि ने। एंड ए स्ट्रीक ऑफ आयरनी रन्स थ्रू द पोएम, और इसमें जगह जगह पर विडंबना हमें देखने को मिलती है पोएम में। द लेडीज क्वाइनेस हैज बीन मोक्ड, जो उसका शर्माना है प्रेमिका का, उस पर उसका मजाक उड़ाया गया है। एज हर लवर प्रोपोजेस टू स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इन प्रेजिंग हर फिजिकल ब्यूटी, क्योंकि प्रेमी कहता है कि अगर मेरे पास समय होता तो हजारों साल आपकी प्रशंसा में लगा देता। Some critics have charged Marlowe with a lack of passion in his love poems, कि उस कवि की कई बार आलोचना करते हैं कुछ आलोचक, समीक्षक, कि मार्वेल में पैशन नहीं होता पोएम में। But here in this poem, passion is allowed to take its natural path. Passion जो feeling है, natural path पर चलती है, and that as a love poem it is unique, and that for sheer power it ranks higher than anything Marvel ever wrote. और वो जो कवि है जिसने आज तक जो चीज लिखी है उससे कहीं बड़ी ये पोएम है। To his co-mistress has the strength and passion of John Donne's without the obscurity. John Donne की पोएम में फिर भी थोड़ा सा अस्पष्टता, obscurity होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। And bad taste and run easily and harmoniously, ये पोएम आगे बढ़ती रहती है। This poem of Marvel is the masterpiece of metaphysical poetry in this genre. इस शैली में, genre शैली, इस शैली में एक masterpiece है, and it also shows a return of the anacreontic theme. वही विषय वस्तु दोबारा लिखी गई जिन पर पहले लिखा जाता था, बाद में बंद कर दिया गया था। It is repeated with a new intensity. इस पोएम को, थीम को बहुत इंटेंसिटी के साथ रिपीट किया गया है। It comes from a heart truly deep and passionate, और एक सच्चे दिल से जो कि बहुत ही पैशनेट है, भावनाओं से भरपूर है, सच्चा है। And the love which is demanded is silent and forceful, और जिस प्रेम की इसमें जरूरत है वो बहुत ही साइलेंट और फोर्सफुल, बहुत ही अच्छा प्रभावी ढंग से हमारे सामने कवि ने प्रस्तुत किया है। थैंक यू वेरी मच।